हाँ जी भाई, धुरंधर सीरीज में अब वेलकम करें हाउस प्रॉपर्टी का। गरीबों की हेडिंग है भाई, पर जो इसे लाइटली लेते हैं उन्हें पता है कि उनसे ये गलत हो जाती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको सब पता है। तो भाई ध्यान से, हाउस प्रॉपर्टी केजी हेडिंग है जिसमें हम सारे ही होते हैं बड़े कंफर्ट। ओ यार, हाउस प्रॉपर्टी तो आता है। बट अगर कोई बड़ा क्वेश्चन कभी ये बना लाए और आपका हाथ थोड़ा टाइट हो तो दिक्कत हो सकती है। तो टारगेट हमने किए बड़े क्वेश्चन। पहले जी दो भाई पकड़े यहाँ पे, मिस्टर रमेश और मिस्टर सुरेश। ये इक्वल ओनर है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल बिल्डिंग है मुंबई में, इसमें 3 यूनिट। अब भाई 2 यूनिट 3, लड़ाई तो थोड़ी होगी। डिटेल देखते हैं। यूनिट 1 रमेश अपने लिए यूज कर रहा है, यूनिट 2 में सुरेश रह रहा है। चलो ये तो हो गए सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है जी। फिर यूनिट 3 इन्होंने लेट आउट कर रखा है। अब ये ज्वाइंट है, ध्यान से। 50,000 रुपए महीने का। टेनेंट ने विकेट कर दिया 31 जनवरी को। इट रिमेन्ड वेकेंट फॉर फरवरी एंड मार्च। 10 महीने के लिए लेट आउट था, 2 महीने के लिए वैकेंसी आ गई है। Furthermore, rent for the month of January last month could not be realized। किराया लास्ट मंथ का किराएदार कई बार नहीं देता होता। तो रूल 4 पूरा है। अनलाइज रेंट की डिडक्शन के लिए बच्चा तैयार है। अब अदर रेलेवेंट डिटेल जो यूनिट की नहीं है, पूरे बिल्डिंग की। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एवरीथिंग इज रिगार्डिंग द फुल बिल्डिंग जिसमें 3 यूनिट है। अब जो म्युनिसिपल टैक्सेस हो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। यूनिट 1 एंड 2 टैक्सेस वर पेड बाय द रिस्पेक्टिव ब्रदर्स। पर ये यूनिट 1 एंड 2 में तो बेटा आप खुद रहते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो म्युनिसिपल टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स यूनिट 3 के वो पेड बाय द टेनेंट, लो ये भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेट आउट पोर्शन का आपका किराएदार पे कर देता है, तो डिडक्शन किस बात की। अब कहते हैं एक हाउसिंग लोन है 60 लाख रुपए का, जो ज्वाइंटली लिया था दोनों भाइयों ने 1 अक्टूबर 2021, बहुत पहले, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट हुई है। पीसीआई इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा बेटा। नो रीपेमेंट हैज बीन मेड। करंट ईयर इंटरेस्ट तो चलो 60 लाख पे सीधा ही आ जाएगा। पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा गया अगस्त 25 में रमेश को 90,000 रुपए एरियर ऑफ रेंट आया था ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ही प्रीवियसली ओन्ड इन पुणे, जो वो बेच चुका अक्टूबर 23 में। ये जो रमेश है उसकी स्पेसिफिक बात हो रही है। उसकी कोई और प्रॉपर्टी होती थी पहले, वो इन्होंने बेच दी थी, उसका कोई एरियर अब रिकवर हुआ। एरियर के बारे में सेक्शन 25 में आप पढ़ते होते हैं कि भाई एरियर जिस साल रिकवर होगा उस साल उस पर टैक्स लगेगा, वेदर यू आर ओनर और नॉट। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों भाइयों की। ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब नॉर्मल, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब 115 बीएसी। हाउस प्रॉपर्टी में तो काफी फर्क पड़ता है रिजीम बदलने से, आपको याद ही होगा इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले भाई जो आंसर स्टार्ट किया गया है, वहां पे ना पीसीआई की कंपटीशन हुई है। पीसीआई में आपको थोड़ा रफ में याद करा दूं, डेट ऑफ बोरिंग से स्टार्ट हो जाएगा, एंड होगा कंस्ट्रक्शन से पहले वाली 31 मार्च। 15 मई को 2024 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। इससे पहले 31 मार्च यहाँ आती है। और डेट ऑफ रीपेमेंट विच रीपेमेंट तो उन्होंने की नहीं। तो ये वो फाइनेंशियल ईयर्स हैं या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स है जब आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन थी। इस वजह से आप उसकी रिटर्न तो भर नहीं पाए, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिली है। तो इन ईयर्स में जैसे यहाँ तो 6 महीने ही होंगे, जितना भी आपका इंटरेस्ट गया बैंक की तरफ वो कंप्यूट करने को पीसीआई कहते हैं। पहले प्रीवियस ईयर के 6 महीने, फिर 12 महीने, फिर 12 महीने। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पूरे 30 महीने के लिए कंप्यूट हुआ। इसकी डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो सर अभी मिलेगी मतलब? हाँ जी सर, चेक करा देते हैं। कंस्ट्रक्शन 24-25 में ही कंप्लीट हुई है भाई, तो पहली डिडक्शन तो यहाँ मिली होगी, अभी तो 25-26 ही है। दूसरा, आपने करंट ईयर का इंटरेस्ट भी देख लेना, 6 लाख रुपए वो है। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है पूरी प्रॉपर्टी का इस साल का, 3 लाख का पीसीआई, 6 लाख का करंट ईयर, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाता है इतना। इसको अगर यूनिट वाइज डिवाइड कर देंगे तो 3 लाख हो जाएगा। तो काफी प्रोफेशनल तरीके से पहले पीसीआई को संभाला गया। नहीं याद आ रहा तो दोबारा समझ लो। पीसीआई स्टार्ट होता था डेट ऑफ बोरिंग से। हम वैसे एक चीज और भी देखते थे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज लेटर कहते थे। फिर एंड होता था 31 मार्च बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, इमीडिएटली प्रीसीडिंग दिस कंस्ट्रक्शन डेट, और डेट ऑफ फुल रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उससे पीसीआई पीरियड आया। लॉजिक दोबारा बता रहे हैं, इस पीरियड में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में थी, रिटर्न नहीं भरी जा सकती थी अंडर कंस्ट्रक्शन की,
तो इसकी डिडक्शन प्री कंस्ट्रक्शन के तौर पे ईयर ऑफ कंप्लीशन से मिलनी शुरू होती है, पर 5 किश्तों में। तो सारा बंदोबस्त करके रख लिया गया है। अब कहते हैं जो यूनिट नंबर 3 है, लेट आउट है, तो ये सेक्शन लगेगा 26 को ओनरशिप वाला, ज्वाइंट ओनरशिप वाला। पहले इसे सिंगल प्रॉपर्टी मान के कंप्यूट करेंगे, फिर दोनों भाइयों को बराबर हिस्सा है, उनमें आधा आधा कर देंगे। तो अगर यूनिट नंबर 3 को देखने जाना है तो भाई इन पे ध्यान रखना है, पूरी बिल्डिंग की है, ये चीजों का 1/3 कर लेना है। और देखें बेटा, प्रोबेबली किया ही गया होगा। 1/3 कर लिया गया, 1/3 कर लिया गया, 1/3 कर लिया गया। MRV, FRV, whichever is higher, compare with standard rent, whichever is lower. MRV, FRV, whichever is higher, 6 लाख, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट whichever is lower, 540। समझ रहे हो भाई? अब आगे आता है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट की जब बात होती है उससे सुनेंगे। तो देखो, एक्चुअल रेंट में यहाँ पे लिखा गया है कि आपने 50,000 रुपए पर मंथ पे ये चीज किराए पे दी, आपको 1 महीने का किराया मिला भी नहीं। 10 महीने किराए पे थी, उसमें से 1 महीने का वो किराया नहीं देके गया, 2 महीने खाली है। तो सेकंड स्टेप पे पहले तो हम उठाते थे जितनी देर लेट आउट माइनस एनुअलाइज रेंट, अगर रूल पूरा है। अब यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन आती थी कि 4.5 लाख रुपए ERV से तो कम है, पर अगर ये सिर्फ वैकेंसी के कारण कम है तो यही GAV है। बट अगर वैकेंसी ना भी होती तब भी ये कम ही होता, फिर भाई GAV ERV को माना जाता। अब देखो जी, ये 540 और इसका कंपैरिजन यहाँ शुरू हो गया। कहते हैं इन दिस केस एक्चुअल रेंट इज लोअर देन ERV ओइंग टू वैकेंसी, क्योंकि अगर वैकेंसी ना होती तो मेरे पास 1 लाख रुपया और होता, और भाई यहाँ पे हम 1 लाख रुपया और ऐड करके 5.5 पे पहुंच जाते, जो इससे काफी ज्यादा होता। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस वैल्यू विल बी टेकन एज योर GAV। म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि टेनेंट ने पे कर दिए थे। उसके बाद आपको स्टैंड डिडक्शन मिलने वाली है। उसके बाद आप इंटरेस्ट की बात करेंगे। सर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो 9 लाख रुपए पूरा था, 1/3 यूनिट का 3 लाख, लेट आउट प्रॉपर्टी, दोबारा बोल रहा हूँ लिमिट ना लगाना। तो आपके पास जी इनकम जो बची है, बहुत ही माइनर सी इनकम बची है, सिर्फ 15,000 रुपए। 4.5 लाख में से 30% 24A ले गया, 24B की भारी भरकम डिडक्शन आ गई है। भाई साहब, 15,000 रुपए आप दो भाइयों की इनकम, 2 भाई 3 ना कर देना भाई, यहाँ पे आधा आधा आपके हिस्से में आएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी सॉल्व करके रख लिए। अब रमेश जो भाई है उसको 90,000 रुपए मिले थे। भाई इसमें आपका ये सेक्शन लग जाएगा, चाहे आप मालिक नहीं भी हैं, और इसमें स्टैंडर्ड एक्शन दी ही जाती है, दे दी गई। 63 ये आ गया। अब इन्होंने दिखाया कि भाई अगर पर्सन वाइज चले रमेश को, ऑप्शनल रिजीम मतलब नॉर्मल और डिफॉल्ट रिजीम में किस तरह की टैक्स लायबिलिटी रहेगी। देखिए, अगर आप ऑप्शनल रिजीम में रहते हैं, मतलब आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं हमारी भाषा में, तो आपको जो घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है उसमें 2 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। डिफॉल्ट में डिडक्शन नहीं होगी, तो आपकी इनकम 2 लाख रुपए नेगेटिव आ गई। लेट आउट हिस्से की दोनों भाइयों के पास इतनी इतनी कमाई आएगी, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। ये मतलब एक ही भाई के पास, मेरे 2 भाई नहीं बोलना, सॉरी यार मैं थोड़ा गलत बोल गया था। ये रमेश का ये बोलना कि चाहे आप ऑप्शनल रिजीम में हो, चाहे आप डिफॉल्ट में हो, आपकी ये वाली इनकम सेम रहेगी। सेम फॉर एरियर ऑफ रेंट, इतना ही रहने वाला है। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका 2 लाख का नुकसान है, हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान अदर हेड्स के अगेंस्ट सेट हो जाता है 2 लाख तक अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस। तो अल्टीमेटली यू आर इन लॉस, मिस्टर रमेश, यू आर इन लॉस अगर आप ऑप्शनल में जाते हो। डिफॉल्ट में इसे लॉस माना ही नहीं गया, यहाँ डिडक्शन दी ही नहीं गई, तो पॉजिटिव इनकम आ जाएगी। सुरेश वेट कर रहा है। सुरेश भाई, आपका ऐसे है कि भाई आप भी अगर मान लो ऑप्ट आउट करते हो, तो आपका भी घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी आपको एरियर उरियर कुछ नहीं है, बस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में से किराया। बाकी आप ऑप्ट आउट करोगे ही नहीं भाई, तो ये होगा ही नहीं भाई, फिर इतना हो जाए। तो ये ऐसे देखने में बड़ा आसान लगता है बेटा, बहुत ज्यादा। हिम्मत रखो, मैं तो कहता हूँ अभी भी आप बनाओ, अभी भी, अभी तो समझा दिया, कईयों ने फिर गलत कर देना। सर टैक्स चीज ही ऐसी है जी, जब तक ये अपने खुद के हाथों से नहीं बनता, ये किसी का नहीं होता। अब GAV के रिगार्डिंग नोट्स हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस के रिगार्डिंग नोट्स हैं, बट वो यार आप इतने लल्ले नहीं हो कि इनमें फंसोगे। फिर वो बात ये दोहराई गई है कि 115 BAC में सेल्फ ऑक्यूपाइड में ध्यान रखना। एरिया ऑफ रेंट के बारे में बात दोहराई गई है कि चाहे आप ओनर नहीं भी है, पैसा आ गया, टैक्स देना।
होपफुली आपको ठीक लगा होगा। बाकी ਆਪਾਂ अगली वीडियो में भी हाउस प्रॉपर्टी ही करेंगे। डन है जी।